हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग एसएससी सीजीएल का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और प्रीवियस पेपर किसका है? इंग्लिश का है, तो आपको पता ही है। तो प्रीवियस पेपर डिस्कस करते करते हम लोग पहुंच गए हैं आज पेपर नंबर 12। तो 11 पेपर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आज भी 3 दिसंबर वाला पेपर है जो 2022 में हुआ था और ये है 4th शिफ्ट का। 4th शिफ्ट का पेपर का मतलब हुआ कि ये 5 से 6 के बीच में पेपर हुआ था। 5:15 से 6:15 का टाइम होता है। 5:15 से मतलब 5:15 से 6:15 के बीच का ये पेपर इसी टाइम पे ये होता है। ठीक है, 4th शिफ्ट वाला। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग डिस्कशन अपना। पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। कल वाला थोड़ा देर में भेजे थे, आज वाला मैं लगा दूंगा, साथ में ही लगा दूंगा, आप लोग देखने। तो पीडीएफ सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। तो चलो देखते हैं कि एक तरफ से 1 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन और देखते हैं कि आप लोगों के कितने सही हुए कितने गलत हुए। वैसे लोग बढ़िया, मतलब जो मेरे पास मैसेज आता है उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है कि आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो। मतलब 25 में 23 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि मेरी मेहनत रंग ला रही है, मेरी मेहनत सफल हो रही है ना, अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले से ही शुरू कर लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन ही किसका है भैया? रीअरेंजमेंट का। लियो, मतलब मार दिया पहले ही छक्का। पहला रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। आओ देखें, लिखा है द नैनो स्ट्रक्चर ऑन द नैनो स्ट्रक्चर ऑन द, मतलब नैनो स्ट्रक्चर बहुत सूक्ष्म होगा ना, कोई सूक्ष्म संरचना होगी। ऑन द के बाद अब देखो यहाँ लास्ट कहाँ जा रहा है? ऑन द जा रहा है। द के बाद क्या लगा? ऑन द विद एडेड, तो ये तो पहला होगा नहीं। ऑन द सरफेस गुड, ये जा रहा है हमारा। ऑन द के बाद ऑफर्स, भाई ऑन द लगा है, उसके बाद ऑफर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ, ये तो होगा नहीं। और ऑन द दैट, ये भी नहीं होगा। तो ये तो हो नहीं रहे, ऑन द दैट ऑन द ऑफर्स ये नहीं हो रहा, मतलब ये कोई नहीं है। स्टार्टिंग के लिए हमको क्या मिला? स्टार्टिंग के लिए हमको मिला है क्यू। ठीक है, इतनी बात सही हो गई। स्टार्टिंग के लिए क्यू मिलने का मतलब ये दोनों नहीं हो सकते, इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। अच्छा, इन दोनों में भी एक चीज कॉमन है। इन दोनों में क्या होगा? आर एस कॉमन है, मतलब आर के बाद एस लगेगा, ये भी श्योर है। ठीक है, दोनों में यही चीज है। और स्टार्ट होगा क्यू से, ये भी पक्का है। बचा पी, तो डिपेंड करता है पी यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा। एक चीज सेट करना बाकी रह गया है, पी कहाँ लगेगा? आर एस साथ में होगा, क्यू पहले होगा। तो जो पी है वो आर एस के पहले होगा या आर एस के बाद में होगा, बस खाली इतना देखना है हमें। तो अगर हम क्यू का कनेक्शन पा जाते हैं, ठीक है, क्यू का कनेक्शन पा जाते हैं कि क्यू से आर कनेक्ट है या पी कनेक्ट है, तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो तो इतनी बात। अभी मैं जब इसको वो क्लियर करूंगा तो, या मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ, बिना क्लियर किए कर देता हूँ। ठीक है, तो एक हुआ कि द नैनो स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस मेड निकिल सेलेनाइड ना, क्या बना है? इन्होंने कहा कि ऑन द सरफेस मेड ऑफ मतलब जो बना होता है किससे? निकिल सेलेनाइड से। निकिल सेलेनाइड क्या होता है? निकल पता ही आप लोगों को, केमिस्ट्री पढ़े होंगे। निकिल सेलेनाइड का बना होता है। ठीक है, और किसी चीज से बना हो सकता है। अब यहां देखो लिखा हुआ कि विद, लिखा है कि विद एडेड, ठीक है ना, विद एडेड और डॉप्ड आयरन। तो ये यहाँ पे क्या लिखा? निकिल सेलेनाइड लिखा हुआ है और इन्होंने कहा उसमें जोड़ा गया है क्या? एडेड, मतलब क्या हुआ? उसी निकिल सेलेनाइड में या तो एडेड किया गया हो या तो डॉप किया गया हो। क्या डॉप किया गया है? आयरन और फास्फोर। ठीक है, आयरन और फास्फर, ये चीजें आ गई। तो ये मटेरियल है ना, निकिल और ये आयरन फास्फर, ये सब मटेरियल हैं। तो इसका मतलब हम क्यू के साथ पी को कनेक्ट कर पाएंगे। क्यू में कुछ मटेरियल की बात हो रही है, कुछ मेटल की बात हो रही है किसी चीज को बनाने में, और पी में अधूरी बात को पूरा किया जा रहा है। ठीक है, अब मैं इसको क्लीन कर देता हूं। अब देखिए, ठीक, तो यहाँ कहा नैनो स्ट्रक्चर ऑन द, उसके बाद ऑन द के बाद सरफेस, जो नैनो स्ट्रक्चर है सरफेस पर, मेड ऑफ निकिल, जो कि बना हुआ है, ये मेड ऑफ हो गया। मेड के बाद क्या हुआ? निकिल सेलेनाइड, और इसमें मिला हुआ है क्या? एडेड या डॉप्ड आयरन फास्फर है। तो ये मटेरियल में आधी बात कही गई थी, इसमें आधी बात, मतलब आधी बात यहाँ हो गई है और आधी बात यहाँ पूरी की जा रही है, तो पूरी होगी। तो क्यूपी होना ही है।
Q पहले होगा, उसके बाद P होगा। और ये देखा ही है था हम लोगों ने कि RS तो साथ साथ में होना ही है, लेकिन जब हम Q के बाद P का कनेक्शन पा जाते हैं तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है 2 वाला। तो क्लियर हो गया हमें कि क्या लगाना है। ठीक, अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताना है? अपोजिट बताना है। किसका अपोजिट बताना है? एडवर्सिटी का बताना है। तो एडवर्सिटी कब यूज, मतलब एडवर्स कंडीशंस क्या होती हैं? विपरीत परिस्थितियां, मतलब नेगेटिव सेंस में जाएगा। तो एडवर्सिटी का मतलब क्या होना? आर्थिक संकट या आर्थिक विपन्नता, गरीबी, मतलब इस तरह के सेंस में आता है एडवर्सिटी। एक्चुअली ये मुसीबत के लिए लगता है, ठीक है ना। एडवर्सिटी मिसफॉर्चून वगैरह के लिए होता है, मुसीबत के लिए लगता है। तो मुसीबत के लिए और कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं आप? मिजरी, मिसफॉर्चून, वो है, दुख, कष्ट वगैरह वाले जितने हैं, मुसीबत, डिफिकल्टी है, ठीक है, ट्रबल है, ये सब है। लेकिन एडवर्सिटी, मुसीबत कैसी होती है? खास तौर से ये आर्थिक क्षेत्र के लिए लगेगी ना, पैसे वगैरह की कोई मुसीबत है, आर्थिक दिक्कत है, तब एडवर्सिटी यूज किया जाता है। ये इसका जेन्युइन यूज हो गया। अब देखो जो वर्ड दिए हैं वो क्या है? पेन्योरी का मतलब क्या होता है? दरिद्रता, कंगाली। पेन्योरी क्या हो गई? दरिद्रता, ठीक है। अच्छा वर्ड ना लग रहा हो तो कंगाली समझ लो, ठीक है। तो गरीबी, दरिद्रता, कंगाली, ये सब चीजें हो जाएगी। पॉवर्टी आप कह सकते हो, POVERTY, पॉवर्टी, या आप कह सकते हो पॉपर्टी, PAUPER, पॉपर मतलब दरिद्र होता है, इसमें ITY लगा दो, पॉपर्टी। दरिद्रता, कंगाली, अभाव, ये सब होता है ना, पैसे की दिक्कत हो रही है इनको। आ गया जो ब्रिलियंस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमत्ता होती है, बहुत तेज दिमाग होगा, बुद्धिमान होंगे। तो इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं, अच्छा वर्ड है लेकिन यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है। फॉर्चून का मतलब क्या होता है? सौभाग्य। तो एक्चुअली जो इकोनॉमिक सेंस में यूज किया जाता है ना फॉर्चून को, तो फॉर्चून का मतलब क्या होता है ना कि मतलब अच्छा खासा खाते पीते घर के हैं, ठीक ठाक धन संपत्ति है। जैसे कहें कि मेक वंस फॉर्चून, तो मेक वंस फॉर्चून का मतलब क्या हुआ? किस्मत चमकना। मतलब क्या हुआ कि आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये अच्छी खासी कमाई के लिए लगता है फॉर्चून। तो मतलब फाइनेंशियल सेंस में, इकोनॉमिक सेंस में गुड के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा एंटोनिम किसका? ये एडवर्सिटी का एंटोनिम फॉर्चून हो जाएगा। अफ्लिक्शन है, तो अफ्लिक्शन का मतलब होता है ना किसी को यातना देना, यातना देना या किसी को सताना। दूसरा कोई वर्ड बता सकते हो यातना देना या सताना पे? कोई और वर्ड है? टॉर्चर करना, टॉर्मेंट करना, टायरनी, ये सब आ जाता है। तो ये भी तो होगा नहीं यहाँ पर। फिलहाल एक ऑप्शन आपका बचा, कौन सा? फॉर्चून। देखो ऐड वाले भी आ गए। तो चलिए बताइए कि इसमें आंसर क्या होगा भैया, ठीक है। तो एडवर्सिटी का मतलब हम लोगों को पता चला कि आर्थिक संकट के लिए आता है, पेन्योरी गरीबी के लिए आता है, तो ये उसका साइनोनियम हो जाएगा। ब्रिलियंस का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। फॉर्चून संपन्नता के लिए यूज किया जाता है, यही आपका एंटोनियम होगा। एफ्लिक्शन सताने के लिए लगता है, ये लगेगा नहीं। आंसर कौन सा हो गया? 3 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 किसका है? ये ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढनी है। सेंटेंस क्या है कि आंवला जूस, आंवला समझ रहे हैं ना, आंवला, हाँ आंवला, आंवला जूस इज रिच विद विटामिन सी, इज रिच विद विटामिन सी। तो रिच के साथ विद नहीं लगता, क्या लगता है? इन लगता है। फिक्स प्रीपोजिशन का मामला है। फिर आ गया भाई फिक्स प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। रिच के साथ कोई चीज़ किसी मामले में रिच होती है। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि आलू में स्टार्च बहुत होता है, तो पोटैटो इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, रिच इन स्टार्च होता है, ठीक है ना। तो ये प्रीपोजिशन का मैटर है। रिच के साथ हमेशा इन लगता है, ठीक। अब आगे किस में गलती हो गई? फिर ये 2 वाले में गलती हो गई। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फिर से एरर का क्वेश्चन है, मतलब ये स्लैश देखते ही समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको एरर निकालनी है। ये देखिए लिखा हुआ, लिखा है द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड, ठीक, न्यूज़पेपर ने ये रिपोर्ट किया कि दैट लगा कि इट वाज अ मिस्ट्री। इट वाज अ मिस्ट्री मतलब क्या हुआ? ये बहुत बड़ा रहस्य है। न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट छपी थी, ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो रिपोर्टेड किस में है भाई? देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वाज लगा हुआ है, ये भी पास्ट में है। आगे लिखा है कि हाउ द थीव्स एंटर इनटू द हाउस, हाउ द थीव्स एंटर इनटू द हाउस। अब ये एंटर जो लिखा हुआ है क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट है। अब देखो चोर अंदर घर में घुसे, ये प्रेजेंट में है, ठीक है।
और रिपोर्ट कब आई थी? पास्ट में आई थी। अब ये बताओ कि रिपोर्ट आने के बाद चोर घर में घुसेंगे कि पहले चोरी होगी उसके बाद रिपोर्ट होगी? तो पहले चोरी होगी। अब ये बताओ कि चोरी भी तो पास्ट में, अगर रिपोर्ट पास्ट में आ रही है तो चोरी पास्ट में होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि रिपोर्ट पास्ट प्रेजेंट में कर दीजिए, रिपोर्ट प्रेजेंट में कर दें तो इस आवाज़ का क्या करेंगे? ये आवाज़ भी तो पास्ट में है। मतलब ये हुआ कि दो जगह इंडिकेशन है कि घटना पास्ट में हुई है, तो हम घटना को भी पास्ट में ले जाएंगे। एक बात तो ये हो गई कि ये टेंस गलत है। दूसरी बात देख लें कि इंटर के साथ इनटू नहीं लगता है, लेकिन अब गलती इसमें इनटू की नहीं है। अगर इसका टेंस सही होता तो हम इनटू को गलत कर देते, पर यहाँ इनटू गलत नहीं होगा। आप लोगों में से कई लोग ऐसी मिस्टेक किए होंगे, मुझे पता है, आई नो। इसलिए मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपने पढ़ा होगा कि इंटर के बाद इनटू नहीं लगता। यू आर राइट, ठीक पढ़ा है आपने, इंटर के बाद इनटू नहीं लगता। तो क्या ज़रूरी है कि इनटू ही गलत हो सकता है इंटर गलत हो, ठीक है ना। अब देखना एंटर क्यों गलत कहा जा रहा है। अगर यहाँ मान लो, अगर यहाँ पर एक सेकंड के लिए मेरी बात मान लेना कि अगर यहाँ लिखा होता इंटर्ड होता तो इनटू गलत होता, ठीक है, इंटर्ड होता तो इनटू गलत होता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हम इसको अगर इनटू हटा भी दे रहे हैं तब भी ये गलत है, समझ रहे हैं ना। अगर इनटू हम हटा दें तब भी ये गलत ही होगा। तो जो ऑलवेज गलत है, जो परमानेंटली गलत है, वही गलत माना जाएगा। ये इंटर गलत है। अब ये सोचो कि हाँ इंटर्ड कर दें सही हो जाएगा, इंटर्ड में भी सही नहीं होगा। आप घर में घुसने के लिए कोई वर्ब यूज करेंगे और वो पास्ट टेंस में यूज करेंगे और ऐसी लगाएंगे जिसमें इनटू लगता हो। तो इंटर्ड की जगह या तो आप कर दो केम इनटू द हाउस, घर में आए, लेकिन ये चोरी से आना नहीं हो रहा है, ठीक है, आए लेकिन चोरी से आना नहीं हो रहा। तो जैसे होगा आए तो किसी ने दरवाजा खोल दिया, वो अंदर आ गए, तो केम सुटेबल नहीं आ रहा। अगर हम इसको ब्रेक इनटू कर दें, ब्रेक इनटू को हम पास्ट में करेंगे तो ब्रोक इनटू हो जाएगा। तो ब्रोक इनटू मतलब वो सेंध लगा के आए, खिड़की उड़की से कहीं से कुछ मतलब तोड़ दीवार वगैरह काट वाट के अंदर आते हैं। तो ब्रेक के बाद इनटू लगाते हैं तो वो सेंध काटना होता है, ठीक है ना। तो इंटर की जगह जो हमें वर्ड लगेगा वो क्या होगा? ब्रोक, ठीक है। ये तो हो गया कि इसका सही क्या होगा। मैं जानबूझ के थोड़ा मतलब, हालांकि क्वेश्चन एरर का है, मैं एरर बता के हट सकता था, पर वो ठीक नहीं होगा। मान लो इसी तरह का कहीं इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ जाए, इसकी जगह पर सही क्या लगाओगे उस कंडीशन में मैंने बता दिया, ठीक है। अब पढ़ ही रहे हो तो 2 मिनट और सही ना, क्या करना है। तो गलती किस में हो गई? ये एंटर ऑलवेज गलत है। अब आंसर कौन सा हो गया? पहला वाला हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है अब आप संतुष्ट हो गए होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा कौन सा क्वेश्चन है? ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा 5वां क्वेश्चन। एंटोनियम बताना है, किसका बताना है? पोलाइट का। और पोलाइट का एंटोनियम इसमें से ढूंढना होगा, ठीक है। उसमें से ढूंढो चाहे यहाँ से ढूंढो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, वैसे इसको पढ़ के देखें, सेंस लेना होता है ना। लिखा द रूड एंड इनसेंसिटिव मर्डरर, the rude and insensitive murderer pleaded for mercy in the court। मतलब बहुत ही रूड है और इंसेंसिटिव है। इंसेंसिटिव मतलब जिसके अंदर दया नहीं होती है, ठीक है। ऐसा मर्डरर कोर्ट में दया के लिए अपील करता है। अब आपका वर्ड जो है वो है पोलाइट। तो पोलाइट के लिए, जैसे पोलाइट वर्ड है, पोलाइट का मतलब क्या होता है? बड़ा ही विनम्र होता है ना, मॉडेस्ट होता है। इसका एंटोनिम क्या लोगे? अब कैसे? 2 आप एंटोनिम मिल रहे हैं, एक तो आपको रूड दिख रहा है, एक तो इंसेंसिटिव दिख रहा है, ठीक है ना। प्लीडेड तो साइनोनिम के करीब करीब आ जाएगा, मर्सी भी वही हो जाएगा, पोलाइट है तो मर्सी मतलब दया के लिए लगेगा, ये सेम चीज़ें आ जाएंगी। अब आप रूड लगाओगे या इनसेंसिटिव लगाओगे, ठीक है। कुछ लोगों ने इंसेंसिटिव लगाया होगा, कुछ लोग रूड को लगाए होंगे, ठीक है। तो अब ये देखना है कि पोलाइट किस तरह का वर्ड है। पोलाइट है मैनर का वर्ड, ठीक है ना, मैनर का वर्ड है, फीलिंग और इमोशन का वर्ड नहीं है, समझ रहे हैं ना। पोलाइट जो वर्ड है, द टर्म पोलाइट बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है? वो मैनर से बिलोंग करता है ना, फीलिंग और इमोशन से नहीं, ठीक। तो इस लिहाज से पोलाइट का सही एंटोनियम क्या होना चाहिए? रूड होना चाहिए, क्योंकि रूड जो है वो मैनर का वर्ड है और इंसेंसिटिव जो होता है वो किसका है? फीलिंग का वर्ड है, ठीक, समझ रहे हैं। बड़ा क्लोज मामला था,
मैच ड्रा होने वाली थी, लेकिन 1 पॉइंट से ये मैच फाइनल हो गई, ड्रा नहीं हुई। बस केवल ये निगेटिव दोनों वर्ड हैं, रूड भी निगेटिव है, इंसेंसिटिव भी निगेटिव है, लेकिन इंसेंसिटिव फीलिंग और इमोशन का वर्ड है और रूड जो है मैनर का वर्ड है, इसलिए ये एंटोनियम होगा रूड, ठीक है ना, क्योंकि पोलाइट भी मैनर से बिलोंग करता है। चलो मिल गया आपका ऑप्शन भैया किसी तरह से। तो यहाँ देख लो लिखा है प्लीडेड मतलब रिक्वेस्ट किया, ये तो खैर होगा नहीं, ठीक है, और मर्सी ये भी होगा नहीं, मतलब ये तो छोड़ दो। इंसेंसिटिव और रूड में था मामला बहुत कांटे का, लेकिन इसमें होगा रूड होगा, इंसेंसिटिव नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, और क्वेश्चन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ, किसका बताना है, ये दिया है द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। तो स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस को हम लोग क्या कहते हैं, देखो ये होता है फिलो यूज किया जाता है, फिलोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर फिलोलॉजी, ठीक। आंसर आपका हो गया कि स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस क्या होता है, फिलोलॉजी होता है। अब ये 3 वर्ड बचे हुए हैं, इनको कैसे जानोगे, चलो बताते हैं, ठीक है। मेरा काम है बताना, आपकी समस्या थोड़े ना कैसे जानेंगे, ये मेरी समस्या है, ठीक है, और मुझे कोई समस्या होती नहीं बताने में। तो आ जाओ, लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी, ठीक है। ग्राफी लिखने से रिलेटेड होता है, लेक्सिको मतलब वर्ड होता है, तो आर्ट ऑफ कंपाइलिंग अ डिक्शनरी कहा जाता है लेक्सिकोग्राफी, डिक्शनरी बनाने की कला होती है। एंथ्रोपोलॉजी, तो इसमें कौन सा वर्ड है, एंथ्रोप, ANTHROPE, एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, और एंथ्रोपोलॉजी का मतलब लॉजी हो गया साइंस, जानते ही हो। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ, साइंस या स्टडी ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, हिज डेवलपमेंट एंड हिज जर्नी ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया एंथ्रोपोलॉजी, इसमें मानव विज्ञान कहते हैं, मानव विज्ञान का अध्ययन होता है, ठीक है। और लिखा है फिलोसॉफी, तो फिलोसॉफी देखो, फिलो मैं बता ही चुका था कि फिलो जहाँ लगता है वो लव के लिए लगता है, और सोफिया रोम में एक देवी हैं सोफिया, जैसे अपने यहाँ सरस्वती हैं, तो सोफिया क्या होता है, ज्ञान की देवी हैं। और तो फिलो और सोफिया, तो फिलोसफिया मतलब क्या होगा, फिलोसफी किसी से बना है, मतलब क्या हुआ, जब आप ज्ञान से बहुत प्यार करते हैं, जिसको ज्ञान से प्यार होगा वो फिलोसफर हो जाएगा, ठीक है, और उस कंडीशन को फिलोसफी कहते हैं। फिलोलॉजी में अभी समझाया था, भाषाओं का अध्ययन है, हो गया ना। चले आंसर कौन सा, 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस पढ़ो, वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। कोई आदमी है जो किसी काम को प्रोफेशनली नहीं करता, मतलब प्रोफेशनली मतलब फॉर मनी नहीं करता, बल्कि फॉर प्लेजर करता है, शौक के मारे। एक बार और ये आ चुका है जब मैंने बताया था कि जैसे कोई मन है, जैसे किसी आदमी के पास गिटार है, ही इज़ अ गिटार प्लेयर, उसके पास गिटार है, शाम का समय है, जैसे आज का मौसम है, ठीक है, बादल छाए हैं, थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है, एक कप चाय लेकर के खिड़की पे बैठ के आदमी गिटार बजाना शुरू किया, तो अपनी मन, उसके बदले में उसको कोई पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। तो जब अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए कोई आदमी काम करता है तो उसको क्या कहते हैं, और जब उसके लिए वो पैसा लेता है, चार्ज करता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोफेशनल कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, तो प्रोफेशनल तो होगा नहीं, काट दो। और ऊपर क्या, इमेच्योर, अब यहाँ मेच्योर और इमेच्योर का कोई मतलब नहीं है, फिर क्या होगा, अमेचर। अब समझ लिया इमेच्योर क्यों लिखा था इन्होंने, इमेच्योर इन्होंने क्यों लिखा था, क्योंकि आपका आंसर है अमेचर, और इस अमेचर का मतलब क्या हुआ, जब कोई आदमी किसी काम को अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए करता है, पैसे कमाने के लिए नहीं, शौकिया तौर पे करता है, तो अमेचर होता है। और इमेच्योर दे दिया आपको गुमराह करने के लिए, तो आंसर 4 होगा। गुमराह मत होइए, डोंट बी, क्या कहते हैं, मिसलीडेड, ठीक है, तो मिसलीड मत होइए। आगे बढ़ाते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये बताना है आपको एक्टिव वॉइस में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी पैसिव वॉइस क्या है। लिखा है लेट द फेयरवेल, लेट लग गया तो द फेयरवेल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, बी बिडन ये हो गई वर्ब, टू और सीनियर्स किसको दिया, किसने दिया ये तो लिखा नहीं है, तो हमारे सीनियर है ना, हमारे सीनियर्स को फेयरवेल देनी है, तो कौन देगा, बाय अस,
हम लोग देंगे ना, कौन देगा फेयरवेल हमारे सीनियर्स को, हम देंगे भाई, अस लगा नहीं था। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ हम लोग कर लेंगे लेट अस लगा देंगे, लेट अस। और बिड का क्या हो गया, लेट अस बिड, ठीक है, लेट्स बिड फेयरवेल। चलिए हम लोग फेयरवेल करते हैं किसका, अपने सीनियर्स का, ठीक है। तो ये बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, लेट अस बिड फेयरवेल टू आवर सीनियर्स, ये होगा, ठीक है ना। आवर सीनियर शुड बी, अच्छा मैं आपको कोई डाउट वाउट हुआ होगा तो मैं ज़रा क्लियर कर दूं। आंसर तो ये हो गया, मैं क्लियर कर रहा हूँ क्यों नहीं होगा और क्यों नहीं होगी। यहाँ लिखा है फेयरवेल बी बिडन, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होती है। यहाँ क्या लिखा है, शुड बी बिडन, ये भी पैसिव वॉइस ही है। तो पैसिव वॉइस को एक्टिव में बदलना भी है, पैसिव को पैसेज में थोड़ा बदलना था। यहाँ देखो शुड बी बिडन, ये भी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। शुड के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस होगा। आपका क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ लिखा आवर सीनियर्स शुड बिड फेयरवेल टू अस, यहाँ सेंस उल्टा हो गया, हमारे सीनियर्स को हमें फेयरवेल देना चाहिए, जबकि ऊपर कहा गया है कि हमारे सीनियर्स को फेयरवेल देना है, ठीक है ना, हम लोग से फेयरवेल देंगे। तो यहाँ सेंस गलत हो जा रहा है, इसलिए केवल एक ऑप्शन बचा, कौन सा, पहला वाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपका। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। तो कई दिया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अलग अलग। इरिटेटिंग, इरिटेट से बना हुआ है, ठीक है। इरिटेट करना जानते हो ना, इरिटेट मतलब किसी को कहते हैं ना यार इरिटेट कर दे, इरिटेट मतलब क्या क्या, खींच रहे हैं आप, खिसिया रहे हैं, खिसियाना जानते हैं ना, खिसिया रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं। इनर्वेटिंग दिया हुआ है, इनर्वेटिंग, इनर्वेटिंग का मतलब होता है किसी को कमज़ोर करना, किसी को वीक कर देना, वो होता है इनर्वेट कर देना किसी को। पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है, जो फुटपाथ पर चलता है, पैदल यात्री जो फुटपाथ पर चल रहा होता है उसको कहते हैं, ठीक है। इनकी स्पेलिंग सही, इनकी सबकी स्पेलिंग सही है, तो अगर स्पेलिंग सही है तो ये आंसर तो हो नहीं सकते। बिगाइलिंग, तो बिगाइलिंग में पहले बिगाइल की स्पेलिंग समझो, BEGUILE होता है, ये बिगाइल होता है, ठीक। अब जब इसमें आप ING लगाना शुरू करोगे, जब इसमें ING लगाओगे तो क्या हो जाएगा पता है, ये लास्ट वाला ई जाएगा हट, ये रूल होता है स्पेलिंग का, बाद का ई हट जाएगा, तो क्या पता सिंगल एल में ING हो जाएगा। अब आपको दो चीज़ें बताएं, आप सोच रहे हो कि कभी लास्ट में डबल एल हो जाता, तो ये कैसे हो जाता है। देखो जैसे कहीं लिखा हो कि गेट लिखा हो, ये लिखा GET, ठीक है, जी लास्ट में एक टी है ना, इसमें ING आपको जोड़ना है। तो इसमें क्या है, लास्ट में टी है, टी के पहले क्या है, वावेल है, GET, टी के पहले ई लगा हुआ है। तो इसमें जब हम ING लगाएंगे तो टी क्या होता है ना, डबल हो जाता है, ये टी डबल हो गया, गेटिंग हो गया, ठीक है, ये बात हो गई। और जिसके लास्ट में वावेल आ जाए, जैसे क्या लिखा मैंने, ये लिखा टेक, टेक के बाद टेक में वर्ब में आप ING लगा रहे हो, ठीक है। तो इसमें जिसके लास्ट में ई लगा होगा, ये ई हट जाएगा, के को डबल नहीं करना है, के डबल नहीं होगा। अब ये क्या हो गया, टेकिंग, ठीक है। आपको लगेगा यहाँ पे बनाने के बाद आपको लगेगा कि यार के डबल नहीं हुआ और गेटिंग में टी डबल हो गया था, तो भैया वजह है गेट में लास्ट में कंसोनेंट था, ING जोड़ते समय डबल हो गया, डबल टी हो गया। और टेक में क्या था, लास्ट में ई था, ई को हटा के आई लगा है, तो के को डबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे टेकिंग सिंगुलर आएगा इसमें, ठीक है, समझ गए ना इस मामले को। हाँ, तो इसी वजह से बिगाइल में क्या होगा, बिगाइल की स्पेलिंग एक बार फिर लिखूँ, BEGUILE, तो जो ई लगा हुआ था यही ING लगाते समय हट जाएगा, तो ये डबल एल होने की ज़रूरत नहीं है। बिगाइल का मतलब होता है ना किसी को धोखा देना, ठीक है, समझ गए। तो चौथा वाला आंसर हो गया। आगे आ जाओ, किसी किसी क्वेश्चन में समझाना रहता है, मज़ा आती है तब, ठीक है, आ जाओ। ये पूछा गया है साइनोनिम किसका, कीन का। कीन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं तो वो होता है कीन। तो कीन का दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, ईगर हो सकता है। ईगर मतलब उत्सुक है, कोई चीज़ जानने की उत्सुकता आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। एक होता है आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब भी होता है उत्सुक किसी के अंदर बहुत ज़्यादा। एक होता है एंथुजियाज्म, ये एंथुजियास्टिक लिखा हुआ है ना, तो एंथुजियाज्म होता है, तो ये आपका साइनोनियम हो गया, ठीक है। एक और वर्ड होता है उत्सुकता के लिए, ये होता है ज़ील, ZEAL वाला, जे वाला नहीं, जे वाला जलन वाला होता है, ZEAL वाला होता है, तो ये उत्सुकता के लिए, जिज्ञासा के लिए लगता है। और वर्ड जानना चाहो तो हैप्पी आपको पता ही है। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना,
ठीक है, और वाइल्ड मतलब जंगली होता है, कुछ नया वर्ड नहीं खास है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। फिर क्या है, एंटोनीम है किसका, एग्जाम्पलरी का है। तो एग्जाम्पलरी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब होगा फॉर एग्जाम्पल। ये रहा आपका एग्जाम्पलरी, ठीक है। अब एग्जाम्पलरी होगा तो उसका एंटोनीम बताना है। एग्जाम्पलरी होगा तो क्या ये डिज़ायरेबल से रिलेटेड है। डिज़ायरेबल का मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी हम इच्छा करते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पलरी उदाहरण के लिए, उदाहरण स्वरूप, और डिज़ायरेबल हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, कोई रिलेशन लग नहीं रहा है। अनसेटिस्फैक्ट्री मतलब हम जिससे असंतुष्ट होते हैं। एग्जाम्पलरी का मतलब क्या हुआ, जिसका हम उदाहरण देते हैं। तो उदाहरण देने के बाद क्या होता है, संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। जब हम किसी चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं या जिस चीज़ का हमें एग्जाम्पल मौजूद होता है, वो हमको क्या करती है, एग्जाम्पल हमको सेटिस्फाई कर देता है। तो एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री होगा। बात समझ रहे हैं ना, फिर से समझाऊँ। हम जब किसी चीज़ का एग्जाम्पल दे देते हैं, जब किसी चीज़ का एग्जाम्पल पा जाते हैं तो सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो जो चीज़ एग्जाम्पलरी होगी वो सेटिस्फैक्ट्री होगी, और इसी के लिए इसका अपोजिट क्या होगा, अनसेटिस्फैक्ट्री हो गया। तो ये रहा आपका दूसरा वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अब फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है, फ्लैटरिंग मतलब चापलूसी करना। अब ये चापलूसी करने कोई करेगा तो आप संतुष्ट ही हो जाओगे ना, असंतुष्ट तो होगे नहीं, तो ये लग नहीं पाएगा। और इमिटेटिव का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इमिटेट मतलब कॉपी करना, नकल करना। तो इमिटेटिव हो गया नकलची, तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो दूसरा वाला आंसर हो गया। देख के आपको लग नहीं रहा होगा कि एग्जाम्पलरी का एंटोनीम अनसेटिस्फैक्ट्री हो सकता है, ठीक। मुझे यकीन है आप लोगों से मैक्सिमम को लगा होगा कि ये अनसेटिस्फैक्ट्री का यहाँ क्या लेना देना है। तो ऐसे ही कभी कभी लॉजिक, कभी रीजनिंग लगानी पड़ती है, इसी को कहते हैं, ठीक है। क्या मैं तब कहूँगा तो आप लोग कहेंगे अपनी मुँह तारीफ कर रहे हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसी स्मार्टनेस की ज़रूरत है, ठीक है ना। आपके अंदर वो स्मार्टनेस आनी चाहिए कि जब हमको कोई सीधा साधा, जिस एग्ज़ाम में पढ़े होंगे, जो बुक्स में पढ़े होंगे, वो ना मिले तो हम कैसे बुद्धि लगाएं, कैसे इसमें तर्क लगाएं, ठीक है। दूसरा, अब इसको अगर और ढंग से करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, ये सब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। तो हालांकि कार्य निगेटिव है, किसी की चापलूसी करना पॉजिटिव काम नहीं होता, लेकिन वर्ड जो है ना वो क्या है, मतलब निगेटिव, मतलब कोई निगेशन इसमें लगा नहीं। अनसेटिस्फैक्ट्री में देखो ये लगा हुआ है, अन लगा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे फिर वही इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में पहले लिखा एक्सेस, तो ये एक्सेस ही गलत हुआ, इसमें ACCESS होता है, ठीक है। डबल एक्सेस मतलब किसी चीज़ तक हमारी जो पहुंच होती है वो होती है। तो आंसर तो हो गया इसका पहला वाला। एडॉप्ट मतलब सही है इसमें। अबेश का मतलब क्या होता है, अपमानित करना होता है। अबेश का मतलब क्या होता है, किसी को इंसल्ट करना, किसी का अपमान करना। और अबंडन का मतलब क्या होता है, त्याग कर चले जाना, ठीक है। कोई एरिया, जैसे पहले ज़माने में सूखा उखा अकाल वकाल पड़ता था तो लोग वहाँ वो एरिया छोड़कर चले जाते, तो अबंडन कर देते थे, उसको परित्याग कर देते थे, उसका वो अबंडन हो जाता था, ठीक है। तो ये वाला 12th वाला भी हो गया। अब आइए हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो ये 13 रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या करना है इसमें आपको करेक्ट इनडायरेक्ट है। तो करेक्ट इनडायरेक्ट मतलब पहले डायरेक्ट पढ़ लो, तो करते हैं करेक्ट इनडायरेक्ट क्या होगा। लिखा है कि काव्या सेड टू हर हस्बैंड, ठीक। काव्या ने अपने हस्बैंड से कहा। अब बात सुन लेते हैं तब बताते हैं। आई डोंट माइंड बीइंग अ बिजी वुमेन, मतलब एक बिजी वुमेन होना मुझे बुरा नहीं लगेगा। मतलब क्या हुआ, आई लाइक यही होता है। तो ये सिंपल सी बात हुई। तो उसने कोई बात बताई है, उससे कही है, तो रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। सब में टोल्ड लगा हुआ है, काव्या टोल्ड, एक में सेड टू लगा हुआ है, ठीक है। अब कनेक्टर क्या होगा, यहाँ पे कंजंक्शन दैट होना चाहिए, तो यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, ओ यहाँ नहीं दिया है ना, दैट नहीं दिया, तो ये तो गलत हो गया। मतलब एक टांग टूटी, ठीक है, बाकी 3 टांगे और हैं, इनको भी तोड़ना है। अच्छा, ये डोंट लिखा हुआ है और ये सेड है। सेड पास्ट में है तो डोंट बदलना चाहिए किस में, डिड नॉट में। तो डिड नॉट में एक टांग और ये एक टांग, ये 2 टांगे और टूट गई, ठीक है। तो और टूट गई, तो अब हमारे पास ऑप्शन के रूप में क्या बचा, इस चौथे के अलावा कोई नहीं बचा है। ये देख लो, सी डिड नॉट माइंड लिखा हुआ है। बढ़े आगे, सेटिस्फाइड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर
14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 खाली जगह भरो। लिखा है आई लिसन्ड टू हिम विद डैश अटेंशन, मैंने उनकी बात सुनी। कैसे सुनी? विद डैश अटेंशन। अटेंशन दिया तो देखिए इसमें अटेंशन के लिए कौन सा वर्ड लगेगा। वास्ट अटेंशन, वास्ट मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ, तो ये सुनने के लिए अटेंशन के लिए दूर तक फैला हुआ तो कोई ज़रूरत है नहीं। रैप्ट अटेंशन, रैप्ट मतलब क्या होता है जानते हो? रैप्ट का मतलब एक तो ऐसे ही समझ लो मंत्र मुग्ध, ठीक है, मंत्र मुग्ध, ए वर्ड सुना होगा, या मगन कह सकते हो, मगन, ठीक है, या एक वर्ड और कह सकते हो तल्लीन, ठीक है। तल्लीन का मतलब क्या होता है? संस्कृत का वर्ड है तत्लीन, तत्लीन मतलब उसमें डूबा हुआ, तत्लीन, तत् में डूबा हुआ, उसमें डूबा हुआ। तो हाँ, तल्लीन अटेंशन हो सकता है ये तल्लीन, ठीक है, मतलब कोई बोल रहा है उसकी बात को बड़ी तल्लीनता के साथ सुन रहे हैं अगर, तो हो जाएगा रॉप्ट अटेंशन, ठीक है। जो मंत्रमुग्ध हो गए हैं आप किसी की बात पर, मतलब उस और कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है आपको, तो वो होता है तल्लीनता। तो सुनने के लिए, अटेंशन के लिए ये एक सुटेबल है, ऊपर वाले से तो ज़्यादा अच्छा है। हेफ्टी का मतलब हेफ्टी का मतलब क्या हुआ? मोटा ताज़ा। इसका क्या लेना देना है यार, यहाँ पर मोटा ताज़ा हेल्दी, इसका कोई मतलब नहीं है, काटो इनको, यहाँ कोई मतलब नहीं। मासिव का मतलब बहुत बड़ा, तो ये भी नहीं लेना देना है, हटाओ इनको भी, वो सही है, रैप्ट वाला सही है। आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। अरेंजमेंट है, ठीक है, चलो अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो अब वो हम स्टेटमेंट पढ़ने की क्या जरूरत है, सीधे यहाँ लिखा है कि द रिवार्ड इज नेम्ड आफ्टर अल्फ्रेड नोबेल। इस अवार्ड का नाम अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर पड़ा हुआ है। अल्फ्रेड नोबेल क्या थे? एक स्वीडिश इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट, स्विट्जरलैंड के इन्वेंटर थे, खोज की थी उन्होंने, आविष्कार किया था डायनामाइट का था, ठीक है, पहला हो गया। आगे लिखा अ नोबेल प्राइज इज एन अवार्ड। नोबेल प्राइज जो होता है वो एक अवार्ड होता है दैट इज गिवन टू समवन हुज वर्क हैज बेनिफिटेड सोसाइटी, जिनके काम से समाज का भला हुआ होता है। तो यही पहले देख लो, यहाँ लिखा है नावल के पहले आ और यहाँ लिखा है नावल के पहले दा। तो याद रखना पहले क्या लगेगा, किसी नाउन के पहले अगर आ लगा हुआ है तो वो पहले रहता है, आ पहले रहता है, दा बाद में आता है, तो इसका मतलब क्यू के बाद पी आना है, ये बात तय है। किसी भी कीमत पर पी जो है वो क्यू के पहले हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्यू में अ नावल है और पी में द नावल है, द बाद में होगा। अ नावल कहने के बाद वो डेफिनिट हो जाएगा, तब जो चूंकि द जो है ना वो डेफिनिट नावल है, तो डेफिनिट नाउन डेफिनिट बाद में आर्टिकल लगाया जाएगा ना, इनडेफिनिट पहले लगता है, तो क्यू के बाद पी हुआ, ये वाली इतनी बात खत्म हो गई। फिर लिखा है दिस अवार्ड, दिस अवार्ड ये भी बाद में ही लगेगा, फिर नॉवेल के तो बाद में ही आना चाहिए। दिस अवार्ड इज गिवन इन 6 कैटेगरीज एंड मेडिसिन इज वन ऑफ दोज कैटेगरी, ठीक है। तो इसमें 6 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं, उनमें से मेडिसिन एक है। अब यहाँ मेडिसिन की कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अब की बार यहाँ क्या, दिस ईयर प्रोफेसर डेविड जूलियस एंड आर्डेन पेटापुलेसन हैव वन दिस प्राइज फॉर, ठीक है, फॉर मेडिसिन। और इस साल मेडिसिन का प्राइज इनको मिला। तो पहले ये क्या हुआ, ये जनरल सेंस में हो गया और ये स्पेसिफिक सेंस में हो गया, तो आर के बाद एस ही लगेगा, तो ये ठीक ठीक लग गया है, आर के बाद एस लगा, तो क्यू के बाद पी लगेगा, आर के बाद एस लगेगा, क्यू पी आर एस, ये रहा आपका आंसर, पहला वाला बात खत्म हो गई, ठीक है। आगे आते हैं, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 16 क्या कह रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, आ जाओ। आफ्टर माई फादर पास्ड अवे, मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद, आई यूज्ड टू टेक, लिखा आई यूज्ड टू टेक अ सीरीज ऑफ स्टार्स, ठीक है, अरे यार टेक नहीं है, लुक लिखा है। आई यूज्ड टू लुक एट अ सीरीज ऑफ स्टार्स, तभी मैं सोचा हूँ कि आई यूज्ड टू टेक मीनिंग ही नहीं निकल के आ रही है, तो ये हमको क्या पता कि हमारा दिमाग आँखें गलत देख रही हैं ठीक है, चलो। तो आफ्टर माई फादर पास्ड अवे, मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद, आई यूज्ड टू लुक एट अ सीरीज ऑफ स्टार्स, तो लुक एट अ सीरीज ऑफ स्टार्स, इसमें जानते हो अ सीरीज ऑफ स्टार्स यही अंडरलाइन किया हुआ है, और मैं यहाँ पे अंडरलाइन करना गया हूँ भूल, ध्यान रखिएगा। अ सीरीज ऑफ स्टार्स ट्राइंग टू फाइंड द अननोन, ठीक है, मैं अननोन, कुछ अननोन चीज़ें फाइंड करने की कोशिश किया करता था। अ सीरीज ऑफ स्टार्स यही है अंडरलाइन, तो अ सीरीज ऑफ स्टार्स के लिए आप एक वर्ड में क्या होगा,
जब स्टार्स किसी सीरीज में लगे होते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न में लगे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन को हिंदी में कहते हैं तारामंडल। जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे भूगोल, उनके लिए है तारामंडल। तारामंडल का मतलब क्या हुआ? तारों का समूह होता है जो किसी एक विशेष शेप में होते हैं, उन्हें कहा जाता है। ठीक है। होर्ड क्या होता है? होर्ड होती है लोगों की भीड़ होती है। कारवां जानते हो, कारवां काफिला होता है। और गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी मंदाकिनी होती है, सॉरी मंदाकिनी आकाश गंगा होती है। गैलेक्सी क्या है? आकाश गंगा। ठीक है। और कॉन्स्टेलेशन क्या है? तारा मंडल है। ठीक, समझ में आ गया? तो यहाँ आंसर क्या होगा? कॉन्स्टेलेशन होगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है। तो 17 में फिर से खाली जगह भरने का क्वेश्चन है। दे हायर्ड हर टू इंक्रीज सेल। लोगों ने, मतलब कोई कंपनी होगी, कोई फैक्ट्री होगी, उसने, उन कंपनी ने हर को, हर ये कोई लड़की है, उसको हायर किया इंक्रीज सेल, सेल को इंक्रीज करने के लिए। बट हर स्ट्रेटजीज फेल टू डैश। लेकिन जो उसकी स्ट्रेटजीज थी वो डैश करने में फेल रही। क्या करने में फेल रही भैया? लोगों ने उसको हायर किया था कि इंक्रीज को, वो सेल को इंक्रीज कर देगी, लेकिन जो उसकी स्ट्रेटजी है वो क्या करने में फेल रही? तो मतलब ऐसा करने में, इंक्रीज सेल को इंक्रीज करने में फेल रही है। और क्या? तो इसके लिए आप ऑप्शन ढूंढिए कि 4 मुहावरे दिए हुए हैं, तो हम चारों का मतलब बताते चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बर्न ब्रिजेज। बर्न ब्रिजेज का मतलब क्या हुआ? सपोज करो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, नदी वगैरह पार किए, ये आपका पुल है, ठीक है, इसके नीचे से नदी बह रही है, ठीक, ये है, इसके ऊपर पुल है। आप पुल को पार करने के बाद पुल जला दीजिए। पुल पार करने के बाद आपने पुल को जला दिया, तो लौटोगे कैसे? इसी को कहते हैं बर्न ब्रिजेस। मतलब आप कोई ऐसा काम कर गए जिससे पीछे लौटने का मार्ग आप बंद कर देते हो, ख़त्म कर देते हो, वो बर्न ब्रिजेस होगा। तो यहाँ तो इसका कोई लेना देना नहीं। गेट अ सेकेंड विंड। गेट अ सेकेंड विंड मतलब क्या हुआ? आप एनर्जाइज हो जाते हो। रिवाइटलाइज मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाते हो। ठीक है। थकने के बाद चाय वाय पी लिया तो आप रिफ्रेश हो जाते हो, तो रिफ्रेश होना होगा। ये भी नहीं लगेगा यहाँ पर। लोगों ने उसको हायर किया था सेल बढ़ाने के लिए, पर वो इस काम में फेल रही। स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? डिस्क्लोज द सीक्रेट। डिस्क्लोज द सीक्रेट मतलब क्या हुआ? राज खोल देना, भेद खोल देना। यहाँ पे इसका भी कोई लेना देना नहीं है। अब एक तो होना ही है, क्योंकि अब करोगे क्या? एक तो लगाना ही पड़ेगा। मतलब जानते हो चाहे ना जानते होगे, यही लगाओगे, मूव द नीडल। और मूव द नीडल का मतलब क्या होगा भैया? अगर पूछा जाए मूव द नीडल, तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब होगा कि किसी चीज़ का इतना इफेक्ट होना कि लोग नोटिस करें। ठीक है ना? पीपुल चेंज को नोटिस करें, इतना बड़ा कुछ काम करना। तो यहाँ फेल्ड लिखा है ना, फेल्ड लिखने के बाद यहाँ कुछ अच्छा होगा, क्योंकि उन लोगों ने उसको हायर किया था इंक्रीज करने के लिए सेल को। बट हर स्ट्रेटजी, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी ऐसा करने में फेल रही। तो ऐसा करने में फेल रही मतलब क्या हुआ? यहाँ कुछ अच्छा काम करोगे, ठीक है ना? तो मतलब लोगों पे, मतलब कुछ ऐसा काम करना, इस तरह का इफेक्ट करना कि लोग आपको नोटिस करें, तो मतलब बढ़िया नहीं कर पाई वो, खास साहब से आई। तो वो मूव द नीडल, मतलब नीडल मूव करने में फेल रही। ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेंस में आएगा। आंसर आपका कौन सा होगा? 4 वाला। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। शार्प एंड डायरेक्ट। शार्प एंड डायरेक्ट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन होता है? असर्बिक। जो असर्बिक होता है वो क्या होता है? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मतलब बुरा आदमी नहीं होता, ये स्पष्टवादी होता है, चिकनी चुपड़ी नहीं, सीधा सीधा मुंह पे बोल देता है। किसी को जिसको अच्छा लगे अच्छा लगे, जिसको बुरा लगे बुरा लगे, हम सच बोल दिए हैं। ठीक है। एसिडिक तो एसिड से रिलेटेड होता है, ये कड़वा बोलता है, चिड़चिड़ा टाइप का आदमी होता है। ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब क्या होता है? पीड़ानाशक। एनोडाइन मतलब क्या हुआ? दर्दनाशक। पेन किलर कह लो यार, दर्द हो रहा हो तो क्या खाते हो? पेन किलर, पीड़ानाशक इसी को कहते हैं। ठीक है, कि पीड़ानाशक एनोडाइन। और जूनिक का मतलब क्या हुआ? जू, एनिमल से रिलेटेड है ना। जू किससे रिलेटेड होगा? एनिमल से रिलेटेड होगा, जानवरों से संबंधित हो गया। ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 फिर वही खाली जगह भरो। लिखा है द एंकर गेव अस अ। एंकर कौन? अरे जो उद्घोषक होते हैं किसी प्रोग्राम वगैरह में, जो प्रोग्राम वगैरह को अनाउंस करते हैं, वो हो गए एंकर।
तो एंकर ने हमको दिया क्या, डैश वेलकम, अ प्लीजेंट स्माइल, हाय हाय हाय, उसके बाद एंड अ बुके, एक फूलों का गुलदस्ता, ऑन रीचिंग द होटल, जब हम होटल में पहुँचे तो। अब बताओ वेलकम कैसा, सब कुछ अच्छा अच्छा जा रहा है, ये बढ़िया सब अच्छा जा रहा है, तो वेलकम क्या होगा, खराब वेलकम तो होगा नहीं, अच्छा वेलकम होगा। तो अच्छे वेलकम के लिए क्या लगाते हो, वार्म वेलकम होता है, ठीक है ना, वंडरफुल वेलकम या विनिंग वेलकम, वार्म वेलकम, वर्थ वेलकम नहीं, वार्म वेलकम होता है, एकदम गर्मजोशी के साथ स्वागत होता है, पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ स्वागत किया जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में क्या है, पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक नहीं, हाँ बनाना है। लिखा है कि राशि वाज राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड, ठीक है, तो राशि क्या है हमारा सब्जेक्ट, वाज राइटिंग वर्ब है, अ लेटर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट पहले होगा, राशि पीछे जाएगी, वाज राइटिंग की जगह क्या हो जाएगा, वाज राइटिंग, अ लेटर पहले आएगा, तो अ लेटर के लिए भी क्या लगाना होगा, वाज लगाना होगा, और राइटिंग चूंकि आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म के लिए क्या होगा, बीइंग लगाओगे, बीइंग के बाद रिटर्न लगाओगे। तो पहले हम बीइंग रिटर्न ढूंढें, वाज बीइंग रिटर्न, यही पहले ढूंढो और सब तो गोली मारो। चारों में आ लेटर लिखा है, वाज बीइंग रिटर्न, भैया आ लेटर है ना, आ लेटर होगा तो वर तो नहीं लगाओगे ना, आ लेटर के लिए सिंगुलर लगाओगे, वाज लगाओगे, ये भी गया काम से, ठीक है, 2 तो निकल दिए, अब 2 और बचे हुए हैं, वाज, अब वाज के साथ भैया बीन नहीं लगता, तीसरा भी निकल लिया धीरे से, अब आपके पास क्या बचा, यही एक बचा है जो आपका साथ देगा, ठीक है, पहचानो कौन हमारा साथ नहीं देगा, उसको निकालो यहाँ से, ठीक है, लेके ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है धोखेबाजों को। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक हम लोग क्या करते हैं, 21 से 25 तक में क्या करते हैं, एक पैराग्राफ होगा, खाली जगहें होंगी, फिल करो, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, चलो पढ़ो। लिखा है वी बिलीव, हमारा मानना है कि वी बिलीव, हमेशा मानते हैं कि आवर वैल्यू इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ आवर अकम्प्लिशमेंट, हमारी जो वैल्यू है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो हमारा अचीवमेंट अकम्प्लिशमेंट होता है, हमारी वैल्यू उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसी के अनुपात में होती है। चलो भैया आगे कह रहे हैं कि इफ़ वी कैन नॉट अकम्प्लिश सर्टेन रिजल्ट्स, अगर हम कुछ रिजल्ट को, कुछ सर्टेन रिजल्ट को अकम्प्लिश नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते हैं, तो वी टेंड टू डैश, वी टेंड टू फील, अच्छा जब आप काम नहीं कर पाए हो तो आप अपने आप को खराब सोचोगे कि अच्छा सोचोगे, ठीक है, बताओ, मतलब छोटा सोचोगे बड़ा, कोई काम आपने लिया वो काम कर नहीं पाए तो आप क्या सोचोगे अपने आप के बारे में, लो या हाई, तो लो सोचोगे, ठीक है, अपने बारे में हम यहाँ क्या सोचने लगते हैं, तो निगेटिव सेंस में जा रहा है, खराब अपने बारे में सोचने लगते हैं। सम ऑफ अस ट्राई टू हार्ड, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, एंड बिकम वर्कोहलिक, और हमको काम करने की बीमारी सी हो जाती है, काम करने की सनक सी हो जाती है, और ओवर अचीवर्स हो जाते हैं वो। तो ओवर अचीवर्स मतलब क्या हुआ, जितने कि उन्होंने टारगेट बना रखा उससे ज़्यादा हासिल करते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं। अब कुछ दूसरी ओर देखो, विद अ फ्यू जेन्युइन फीलिंग्स, तो विद अ फ्यू जेन्युइन, कुछ अच्छी फीलिंग के साथ, ऑफ सेल्फ वर्थ, अपनी मतलब अपना मूल्य जो कहते हैं ना, अपने को लेकर के, सेल्फ वर्थ को लेकर के कुछ जेन्युइन फीलिंग के साथ, वी ट्राई टू क्रिएट सम एंड प्रूव, तो हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, एंड प्रूव दैट वी आर समबडी बाय आवर सक्सेस, और हम प्रूफ करते हैं किसे, अपनी सफलताओं के द्वारा, अपनी अचीवमेंट्स के द्वारा हम ये प्रूफ करते हैं कि वी आर समबडी, मैं कुछ न कुछ हूँ, देखो मुझे, मैं कुछ हूँ, और एंड डैश, अब बताओ, तो बाय आवर सक्सेस एंड डैश, अब क्या भरोगे यहाँ पे, अगर मेरे पिछले वीडियो देखे हो तो आराम से समझ जाओगे, ये एंड लगा है, एंड के पहले क्या है, सक्सेस, तो एंड के बाद क्या होगा, इसी सक्सेस का भाई होगा, ठीक है, सेम नहीं, सिमिलर मीनिंग में, और सिमिलर मीनिंग में इन्होंने कई सारी चीज़ें दे दी हैं, अकम्प्लिश यहीं पे दे दिया है, अचीवमेंट्स दे दिया है, तो इन्हीं में से कुछ लगा लेंगे यार, इन्होंने तो अकम्प्लिश और अचीवमेंट दे रखा है, यहीं में एक आध मिल जाएगा, अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो कुछ नया वर्ड दिया होगा, मतलब सक्सेस से मिलता जुलता कोई वर्ड लगाओगे वो दो में। आगे जो बिकॉज आवर डिज़ायर फॉर परफेक्शन, क्योंकि जो हमारी इच्छा होती है परफेक्शन के लिए वो इतनी ग्रेट होती है कि वी डैश टू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स, तो हम क्या कर लेते हैं,
अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक मतलब जो यथार्थ के नहीं होते, यथार्थ के नहीं होते तो क्या हो गया, काल्पनिक। तो काल्पनिक गोल तय कर लेते हैं। एंड प्लेस अनरीजनेबल डिमांड ऑन आवरसेल्व्स, और अपने ऊपर एक अनुचित, अनरीजनेबल अनुचित डिमांड, मांग अपने से करने लगते हैं कि हमको ये करना है। ठीक, चलो। फेलिंग रेदर देन एनकरेजिंग, तो ऐसे में क्या होगा, एनकरेजिंग तो हो नहीं पाएगी ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगी ना, फेलिंग बढ़ जाती है। ठीक है, टू हैव रियलिस्टिक एस्पिरेशंस, जब हम रियलिस्टिक एस्पिरेशंस में फेल हो जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि ओनली लीड्स अ मियर पनिशिंग अराउंड सेल्फ ब्लेम। तो जब हम उसको पूरा करने में फेल हो जाते हैं, एनकरेज करने में फेल हो जाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो लीड का मतलब इसका नतीजा ये होता है कि करीब करीब हम अपने आप को एक पनिशमेंट सा देने लगते हैं, किसका, सेल्फ ब्लेम का। ठीक है ना, सेल्फ ब्लेम मतलब खुद को कोसना शुरू कर देते हैं। एंड अ रिजॉल्व टू ड्राइव आवरसेल्व्स हार्डर नेक्स्ट टाइम, और एक संकल्प लेते हैं कि अब अगली बार और मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे। इफ़ वी डू नॉट फाइनली अचीव आवर गोल्स, फाइनली अगर हमको अपने गोल्स नहीं मिलते, अपने लक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो वी आर डैश, तो हम क्या हो जाएंगे, जाहिर सी बात ना, हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, निराश हो जाएंगे, यही आएगा। आगे लिखा है कि डिस्पाइट एवरीथिंग वी हैव डन, मतलब जो कुछ हमने किया, इन सारी चीज़ों के बावजूद वी स्टिल फील डैश इनसाइड, हम अंदर, मेहनत हमने बहुत की, कोशिश हमने बहुत की, तो उसके लिए अच्छा फील नहीं करते। इतने सब कुछ अच्छा करने, मेहनत करने के बावजूद हम अंदर से कहीं ना कहीं हारा हुआ या निगेटिव फील करते हैं। तो ये इस पूरे पैसेज की समरी हुई। समरी क्या हुई, डिटेल हो गया। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं, अब एक एक करके भरना शुरू करो। सबसे पहले कौन सा, पहला वाला। तो नीचे क्वेश्चन थे नहीं, पैसेज ज़्यादा बड़ा था तो मैं बार बार आपको पैसेज दिखा दूंगा, क्वेश्चन नीचे हैं, मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ इन्होंने कहा कि वी टेंड टू, इफ़ वी कैन नॉट अकम्प्लिश सर्टेन रिजल्ट्स, अगर हम अपनी उपलब्धियों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वी टेंड टू डैश अबाउट आवरसेल्व्स, हम अपने आप को कैसा फील करने लगते हैं। तो कैसा फील करने लगते हैं बताओ, लो फील करेंगे, एक बेटर फील करेंगे, एक गुड फील करेंगे, एक हाई फील करेंगे। तो अगर उपलब्ध अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, हाई बेटर गुड तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे, लो फील करेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गई। अब 22 पे क्या था, देखो 22 पे यहाँ देख लो, एंजाइटी है, ऑब्स्टेकल है, एक्शंस है, अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, तो 22 पे आ जाओ। ठीक, तो ये रहा आपका फिलर नंबर 22। देखो यहाँ क्या लिखा है कि यहाँ लिखा कि वी आर समबडी बाय आवर सक्सेस एंड डैश। तो मैंने कहा था सक्सेस से मिलता जुलता क्या वर्ड होगा, अपनी सफलता, सफलता के साथ क्या लगाओगे, उपलब्धियाँ, अकम्प्लिशमेंट या अचीवमेंट जैसा कोई वर्ड यहाँ आना चाहिए। ठीक है, आ जाओ जरा देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, सक्सेस याद रखना, पहले क्या लिखा हुआ है, सक्सेस एंड में ऐसा बना दे रहा हूँ। सक्सेस एंड क्या हो, सक्सेस एंड एंजाइटी होगा नहीं, सक्सेस एंड ऑब्स्टेकल्स होगा नहीं, ऑब्स्टेकल बाधा होती है। सक्सेस एंड एक्शन होगा या सक्सेस एंड अचीवमेंट होगा, तो सक्सेस एंड अचीवमेंट होगा, क्योंकि पैसेज में अचीवमेंट की ही बात कही गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 नंबर हो गया। ठीक ना, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 25 और 25 नहीं है यार, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो 23 में क्रैब लगेगा, कम लगेगा, टेंड लगेगा या विश लगेगा। ठीक है, उसके बाद ग्लैड है, डिसअपॉइंट है, और फ्लैटर्ड है और प्रोटेक्टेड है। तो पहले हम क्या देखते हैं, 23 को देख लेते हैं। तो 23 में क्या है, आ जाओ, ये क्लियर करना पड़ेगा, हो जाओ भैया क्लियर जल्दी से। ये रहा हमारा ये फिलर नंबर। ठीक है, तो यहाँ क्या कि बिसाइड आवर डिज़ायर फॉर परफेक्शन। ठीक है, तो इसके अलावा बिकॉज आवर डिज़ायर फॉर परफेक्शन इज सो ग्रेट, परफेक्शन के लिए हमारी इच्छा इतनी ज़्यादा होती है कि वी डैश टू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स। ठीक है, वी डैश टू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स, तो हम अब एक अनरियलिस्टिक मतलब एक काल्पनिक गोल कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, वी टेंड टू ग्रेव या वी कम टू ग्रेव या वी कम टू विश टू। तो हम क्या होता है, वी टेंड टू, क्या लगेगा, वी टेंड टू, हम एक मतलब हमारी जो प्रवृत्ति होगी, टेंड आएगा ना प्रवृत्ति के लिए,
तो हमारी प्रवृत्ति ऐसी होगी कि हम एक अनरियलिस्टिक गोल अपने लिए तय कर लेते हैं। अब क्रेव का मतलब क्या होता है ना, क्रेव एक्चुअली होता है ना किसी चीज़ की लालसा करना। लालसा का मतलब क्या हो, बहुत तीव्र इच्छा किसी चीज़ की आती है तो लालसा हो जाती है। तो अनरियलिस्टिक गोल सेट करने की लालसा नहीं होती, अनरियलिस्टिक गोल सेट करने की प्रवृत्ति होती है, स्वभाव हमारा हो जाता है। तो टेंड लगेगा, कम टू विश और ये विश टू विश ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ अब हम करते हैं 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 वाला देखोगे। ठीक है, तो आ जाओ देख लें, पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लगाना है, ये है आपका। ठीक है, यहाँ होगा इफ़ वी डू नॉट फाइनली अचीव आवर गोल्स, अगर हम अपने गोल्स को फाइनली पा नहीं पाते हैं तो वी आर डैश, तो हम डैश हो जाते हैं। तो हम क्या हो जाते हैं बताओ, डैश हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, तो ग्लैड हो जाएंगे। अगर हम अपने लक्ष्य को नहीं पाते हैं तो क्या हम ग्लैड हो जाएंगे, नहीं। क्या हम फ्लैटर्ड हो जाएंगे, फ्लैटर्ड का मतलब चापलूसी सुन के खुश हो जाना, ये भी नहीं होंगे। क्या हम प्रोटेक्टेड होंगे, नहीं, बल्कि हम क्या हो जाएंगे, डिसअपॉइंटेड। जब हम अपने गोल को पा नहीं पाएंगे, लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। तो सबसे सुटेबल क्या होगा, डिसअपॉइंटेड होगा। ठीक है, अब आ जाओ 26 के लिए। तो 26 के लिए क्या है, तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं ना क्या फील करते हैं। इसके पहले हमें इसको क्लियर करना होगा। ये रहा आपका 5th वाला। तो यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा था इफ़ वी डू नॉट फाइनली अचीव आवर गोल्स वी आर डिसअपॉइंटेड, ये हो गया। आगे लिखा डिस्पाइट एवरीथिंग वी हैव डन, इसके बावजूद कि हमने कितनी मेहनत से सब कुछ किया था, इन सब के बावजूद वी स्टिल फील डैश इनसाइड, हम अंदर ही अंदर डैश फील करते हैं। असफल होने के बाद अंदर ही अंदर क्या फील करोगे, बोलो, लाइवली फील करोगे ना, क्या होगा, ऑनर्ड फील करोगे, बिल्कुल नहीं। सेटिस्फाइड फील करोगे, बिल्कुल नहीं। क्या फील करोगे, एम्प्टी फील करोगे, खाली खाली फील करोगे। तो ये हो गए हमारा आज का 12th सेट के 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, बाकी के पीछे वाले सेशंस में आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं यार, अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और जब आप लोग बढ़िया कर लेते हो ना, 23 क्वेश्चन करेक्ट, मतलब यहाँ में ना मज़ा आ गई, खुशी हुई बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे ही करते रहो, एग्ज़ाम आते आते तक 25 के 25 यार ये बना के रखो ना, 25 के 25 ऐसे आने लगे, मेरी कोशिश रहेगी। अभी 12 हुआ है ना, अभी कितने में, अभी 28 सेट बाकी हुए हैं, तो 28 तक तो बहुत कुछ कर लेंगे हमने, अगर इतने में ये कंडीशन आ गई है, इतनी बढ़िया हो रही। तो परफॉर्म आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, अपनी मेहनत सफल होती हुई लग रही है। मतलब ऐसे मिलता है ना, जिसे जो थक वक के बनाते हैं, जो मेहनत लगती है ना, उसका मतलब लगता है ना जिसे रिवार्ड मिल गया, वो अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो अपनी परफॉर्मेंस हमको बताते रहिएगा, ज़रूर बताते रहिएगा। और हाँ, कुछ और चाहते हैं, जैसे मेरे लिए अगर कोई सुझाव देना चाहते हो यार, वो भी दिया करो। आखिर मुझे सुझाव कौन देगा, आप ही लोग तो दोगे ना। तो ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल दैट टेक केयर, थैंक यू।